सुमित, मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो पटना की शान गोलघर के इर्द गिर्द मंडरा रहा है और आंकड़े में मिथिलांचल के दिखा देती हूँ। 50 सीटों के लगभग 2.25 करोड़ की यहाँ पर आबादी है और किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं मैं बता दूं कि सहरसा सुपौल जो कि यादव बेल्ट कही जाती है, क्या आरजेडी को वहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए गोलघर मैं आपको दिखा रही हूं इस समय और ये 96 फीट ऊंची इमारत है। लीजिए आंकड़ा आ गया, गोलघर की इमारत आ गई। आनबान शान पटना की नीतीश कुमार 21 से 25, लालू यादव 25 से 28, चिराग पासवान 2 सीटों के साथ अन्य के खाते में शून्य गया है, यानी जो यादव बेल्ट सहरसा और सुपौल कही जाती है वो वोट एकजुट होकर लालू यादव के खाते में जा रहा है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम इस सीटों के आंकड़े पर गौर करें और आप ये देख लीजिए कि ये 50 सीटों का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं और हमने आंध्र प्रदेश का आंकड़ा दिखाया, हमने सीमांचल का आंकड़ा दिखाया। हर जगह आरजेडी गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है। मैं रोमाना का रुख कर लेती हूँ, इन आंकड़ों का मायना क्या है वो समझ लेते हैं शशि शेखर जी से। बताइए रोमाना। बिल्कुल, देखिए ये तीसरा रीजन बिहार का जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपके सामने रखे, जिस हिसाब से सीमांचल उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसी तर्ज पर ये मिथिलांचल का इलाका भी आगे बढ़ता हुआ। यहां पर भी आप देख रहे हैं एनडीए यूपीए में कांटे की टक्कर इस इलाके में भी देखने के लिए मिल रही है। मिथिलांचल रीजन में भी एनडीए जो है वो फिलहाल पीछे बना हुआ है और यूपीए ने बढ़त बना रखी है इस मिथिलांचल रीजन में भी। उसी तर्ज पर जैसे सीमांचल में हो रहा था, उसी तर्ज पर जैसे आंध्र प्रदेश में हो रहा था। और अब तक के तीनों रीजन में बड़ी बात यह कि एनडीए पीछे चल रहा है, ये बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है। और वही जो पहले 2 रीजन्स में था ना, एलजेपी पप्पू यादव ओवैसी का कोई असर नहीं, वही यहां पर भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कि ये कांटे की टक्कर हो रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच। बद्री जी का रुख करते हैं। बद्री जी, मुझे लगता है जब मिथिलांचल की बात कर रहे हैं सर, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो डबल इंजन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई सभाओं में प्रमोट किया, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो इसी मिथिलांचल में होना था। अच्छा, चाहे एम्स हो, चाहे वो कोसी रेल महासेतु हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो, तो सारे तोहफे तो इस मिथिलांचल को मिले, लेकिन डबल इंजन यहां पर भी टेक ऑफ नहीं हो रहा है, क्यों? बिल्कुल रोमाना, एकदम आप सही सवाल कर रही हैं। यहाँ पर सवाल यही है कि कोसी का घटवार कौन होगा। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ और आपने कहा घटवार आरजेडी होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो बेस वोट है वो तो सवर्ण वोट तो कंसोलिडेटेड होकर उसके तरफ गया होगा, तभी वो कॉन्टेस्ट कर रही है बीजेपी जेडीयू यहाँ पे। यानी टक्कर, कड़ी टक्कर है, ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे हैं। लेकिन आरजेडी के पक्ष में जो अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में जो देख रहे थे कि 55 जिसकी चौरसिया जिले अभी बात कर रहे थे, एनडीसी और ईडीसी और महादलित, इनका जो शिफ्ट हुआ है जेडीयू की तरफ से आरजेडी की तरफ, ये एक बड़ा शिफ्ट है बिहार की राजनीति में। और इसमें बेरोजगारी, भूख, गरीबी, जो माइग्रेंट का लौटना, बाढ़, ये सारे इशू इकट्ठे होकर के सब ने मिल करके तेजस्वी की आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उसी पर शशि जी से एक रिएक्शन लेना चाहिए हमें। शशि जी, तो माने अगर एग्जिट पोल के आंकड़े 10 नवंबर को कुछ इसी तर्ज पर देखने के लिए मिलते हैं सर, तो ये तो फिर एक नई किस्म की राजनीति हुई जिस पर बिहार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यकीनन मैं पहले से कह रहा हूं कि वोटर ने इस बार अपना मन बिल्कुल साफ रखा था, उसके दिमाग में कोई भ्रम नहीं था। और आप एलजेपी का हश्र देख लीजिए, सीटें उनको नहीं आ रही हैं लेकिन वो सीधा नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं और कुछ जगहों पर भाजपा को भी पहुंचा रहे हैं। एक और बात बहुत साफ है कि भाजपा की इमेज चाहे जैसी भी रही हो अच्छी, लेकिन उसका जो अपर कास्ट वोटर था वो उतना शायद उसके प्रति संगठित नहीं हुआ, उसमें कोई ना कोई विभेद जरूर पैदा हुआ, जबकि उससे जो और अन्य सामाजिक समीकरण बनाए थे वो फार बेटर साबित हुए। जेडीयू को लेकर मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नेगेटिविटी अगर थी तो उसका नुकसान यकीनन बीजेपी को भी हुआ होगा। अगर कोई कहे कि बीजेपी को नहीं हुआ, अगर ये नेगेटिविटी वाकई थी